Good evening, dear students. Welcome to the English Canvas. So, today we are going to read and understand Chapter 7 The Necklace. It's a very interesting and thought provoking short story. So, before we begin, don't forget to like this video, share it with your friends, and subscribe to the channel so you that never miss our upcoming lessons. So, The Necklace is one of the most famous short story by a French writer, Guy de Maupassant, a master of irony and realism. The story highlights the themes of vanity, pride, greed, and unpredictability of life. तो इस कहानी में एक कैरेक्टर है मेटिल्डा लॉइजल, a young woman who always dreams of luxury and wealth but is married to a simple clerk. तो उसकी जो ड्रीम्स हैं वो है कि उसके बहुत बड़े सपने हैं, लेकिन उसकी शादी एक सिंपल क्लर्क से हो जाती है. सो शी बोरोज अ ब्यूटीफुल नेकलेस टू अटेंड अ ग्रैंड पार्टी. मटिल्डा इज़ invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and lose it. So what happens then? So ये अपनी फ्रेंड से नेकलेस ले लेती है और वो गलती से इससे खो जाता है. So this leads to years of struggle and hardship. The twist at the end shocks the reader and teaches a deep lesson about life's illusions and human desires. So uh, French this French writer often wrote about ordinary lives of people, capturing their struggles and emotions in a very realistic way. So the necklace is a perfect example of how one single event can completely change a person's destiny. तो चलिए समझते हैं स्टोरी को, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं. So she was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. She has no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved, and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education. She was simple, but she was unhappy. सो ये जिसकी बात हो रही है ये एक बहुत ही सुंदर यंग लड़की थी, जो लेकिन सुंदर और यंग लड़की है, लेकिन किस्मत ने उसके साथ जैसे मजाक कर दिया हो. उसका जन्म जिस फैमिली में हुआ उस फैमिली के सभी लोग गरीब थे, क्लर्क्स थे. क्लर्क्स ज़्यादा अमीर तो होते ही नहीं है, तो गरीब क्लर्क्स की फैमिली में इसका जन्म हुआ था. उसको ना काफ़ी दहेज मिला और ना कोई उसके होप्स को होप थी उसके पास कि वो कभी अमीर हो पाएगी. तो ना उसको दहेज मिला, ना कोई बड़ा सपना पूरा करने का मौका मिला उसको, और ना ही उसकी शादी किसी अमीर या मशहूर आदमी से हो पाई, क्योंकि वो खुद भी एक क्लर्क की फैमिली में पैदा हुई थी, तो उसकी शादी भी एक क्लर्क से हो गई. तो कुछ ऐसा उसको कोई डाउरी भी नहीं मिला, कोई होप नहीं थे, कोई ऐसा भी नहीं था जो उसके बड़े सपनों को पूरा कर दे. और शी वॉज लव्ड एंड मैरिड बाई अ मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड. और ऐसा भी नहीं हुआ कि उसकी शादी किसी अमीर घर में हो जाती. एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन. तो बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में एक क्लर्क से उसकी शादी हुई. वो काफ़ी सिंपल थी बट और काफ़ी अनहैप्पी भी थी. तो उसकी शादी भी ऐसे घर में हो गई, तो उसका बड़ा सपना पूरा करने का मौका भी उसका खो गया. तो इसी वजह से वो आखिरकार उसने एक छोटे से क्लर्क से जब शादी कर ली जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता था, तो ज़िंदगी बड़ी सीधी थी उसकी, लेकिन वो खुश नहीं थी. उसके अंदर हमेशा एक अधूरापन, एक इनकम्प्लीटनेस था, जो उसको हमेशा फील होता रहता था. शी सफ़र्ड incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries. वो हमेशा परेशान रहती थी. उसे लगता था कि वो तो नाजुक चीज़ों और शान शौकत वाली ज़िंदगी के लिए बनी है, ना कि इस गरीबी के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए. वो अपनी जो भी उसके पास था उस लाइफ से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी. She suffered from the poverty of her apartment and the shabby walls and the worn chairs. All these things tortured and angered her. वो अपने छोटे से घर की गरीबी में, पुरानी कुर्सियों में, गंदी दीवार देखकर, क्योंकि बहुत टाइम से दीवारों पर पेंट भी नहीं हुआ था तो दीवारें भी बहुत गंदी हो रही थी, उन्हें देखकर उसका दिल बहुत दुख जाता था. ये सब चीज़ें उसे और ज़्यादा परेशान करती थी और उसको गुस्सा भी दिलाती थी.
When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie. I know nothing better than that." She would think of elegant dinners of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frocks nor jewels, nothing. She loved only those things. सो वो जब भी डिनर के टाइम पर अपने पति के सामने बैठती थी तो उसका पति खुशी से खाना खोल कर कहता था कि वाह कितना अच्छा खाना है, इससे बेहतर तो और कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब उसका पति जो उसके साथ बहुत खुश था। और जब भी वो खाना खाने बैठती थी अपने पति के साथ उसके सामने बैठती थी, उसका पति जो है वो बर्तन के ढक्कन को खोल के बड़ा खुशी से कहता था कि अरे कितना अच्छा खाना है, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो क्या सोचती, तो उसके मन में ख्याल आते थे काश उसके पास भी चमकते हुए बर्तन होते और उसके पास भी बड़ा डिनर्स होते, उसकी भी लाइफ में बड़े बड़े डिनर्स में वो जाती, लोगों से मिलते जुलती, महफिल होती, उसे महसूस होता कि ज़िंदगी ने उससे वो सब छीन लिया है जिसके लिए वो बनी है। उसके पास शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, नथिंग, शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स। उसके पास ना तो सुंदर कपड़े थे ना गहने थे, और उससे सबसे ज़्यादा प्यार जो था वो इन्हीं चीज़ों से था, सुंदर कपड़े, सुंदर गहने, बड़ी बड़ी पार्टीज़, बड़े बड़ा लोग, बड़े अच्छे सुंदर सिल्वर शाइन वाले बर्तन, उनमें अच्छा अच्छा खाना, उसे इन्हीं चीज़ों से प्यार था। लेकिन ये सब चीज़ें तो थी नहीं, मतलब उसके दिल में जो ये तमन्ना थी, विश थी कि उसके पास ये सब हो, लेकिन कभी था ही नहीं उसके पास, तो वो बड़ी दुखी थी। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट, who she didn't like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for whole days from despair and disappointment. तो उसकी एक बहुत ही अमीर फ्रेंड थी। उसकी जो फ्रेंड थी स्कूल मेट थी एक्चुअली, उसकी कॉन्वेंट, जब ये कॉन्वेंट में पढ़ती थी, मतलब इसकी जो दोस्त थी काफ़ी अमीर थी, जो उसके कॉन्वेंट स्कूल में उसकी फ्रेंड थी। लेकिन वो उसके घर जाना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जब भी वो उससे मिलती थी उसको और ज़्यादा दुख होता था कि इसके पास कितना कुछ है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो ये जब भी जाती तो इसको, और जब भी वापस लौट कर आती उसके घर से, तो इसको और ज़्यादा दुख होता। मतलब ये उसके घर जाना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वहाँ जाकर वापस आने के बाद उसका दिल और टूट जाता, वो और रोती, और उसे लगता था कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है। वो पूरा दिन रोती रहती निराशा से, मतलब निराशा से, डिस्पेयर से, और होपलेस होकर और डिसअपॉइंटमेंट के साथ वो रोती रहती। तो उसको बड़ा बुरा फील होता था कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटेन इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवेलप। अब एक शाम को इस लड़की का जो पति है, अभी तक इसका शायद नाम नहीं बताया हमको, चलो कोई बात नहीं। सो एक दिन इस लड़की का हस्बैंड घर पर आया, मतलब काम से लौटा, तो उसके पति बड़ी खुशी से एक बड़ा सा एनवेलप लेकर आया था। उसके हाथ में एक बड़ा सा एनवेलप था। उसने बोला, हेयर इज़ समथिंग फॉर यू। उसने कहा कि देखो यहाँ तुम्हारे लिए कुछ है, चलिए देखते हैं क्या है। शी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब दीज वर्ड्स। तो उसने एकदम निकाला एनवेलप से, वो प्रिंटेड कार्ड था, वो एक इन्विटेशन था जिस पर ये वर्ड्स लिखे थे। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मदाम जॉर्ज रैम्पिन आस्क्ड द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस लॉयजर्स कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट मिनिस्टर्स रेजिडेंस। तो उस एनवेलप में से एक बहुत ही सुंदर सा इनविटेशन कार्ड मिला, जिसमें लिखा था कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है, मतलब जो मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन है, मतलब जो मिनिस्टर है और उनकी जो वाइफ है, मतलब मिनिस्टर और उसकी वाइफ, उनकी वाइफ दोनों ने मिलकर इनको, मतलब ये जो लड़की है ये और इसके हस्बैंड को इनवाइट किया है 18 जनवरी की शाम को मिनिस्टर के घर पर। ठीक है, तो मतलब इनको बहुत बड़ा इनविटेशन मिला है, पहली बार इतने बड़े डिनर का, तो ये बहुत अच्छी बात है इनके लिए। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट। अब उसके पति ने सोचा कि ये तो इनविटेशन देखकर बहुत खुश हो जाएगी, जहाँ उसका पति सोच रहा था कि मेरी वाइफ जो खुश हो जाएगी इतना बड़ा इनविटेशन देख के, बल्कि वो तो गुस्से में आ गई और उसने कार्ड जो है वो टेबल पर फेंक दिया, और उसे गुस्से में कहा कि मैं इसका क्या करूँगी, मुझे इसकी क्या ज़रूरत है, मतलब मुझे ऐसे इनविटेशन की ज़रूरत ही क्या है। अब हस्बैंड जो है वो कहता है, बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी,
You can never go out, and this is an occasion and a fine one. Everybody wishes one, and it is very select. Not many are given to employees. You will see the whole official world there. अब उसका पति हैरान होकर पूछता है, भाई ऐसा क्या हो गया मेरी प्यारी बीवी, ऐसा क्या हो गया? मुझे तो मतलब मैंने तो ये सोचा था कि तुम खुश हो जाओगी, तुम कभी बाहर नहीं जाती हो, और ये बहुत अच्छा इनविटेशन है, ओकेजन भी है, और इवन सिर्फ एक नॉर्मल ओकेजन नहीं है, ये तो बहुत अच्छा मौका है कि तुम बाहर चलो। हर कोई जो है ये इस डिनर को, इस पार्टी को अटेंड करना चाहता है, बट इट इज़ वेरी सेलेक्टिव। मतलब ये एक बड़ा मौका है, तुम वहाँ सब बड़े लोगों को देख पाओगे, और ये सब एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलता, ये कुछ ही लोगों को मिलता है, ये मुझे मिला है, और तुम पूरे ऑफिशियल वर्ल्ड को वहाँ पर देख पाओगी। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर इम्पेशेंटली, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट। अब वो और गुस्से में आ जाती है, उसकी तरफ बहुत ही इरिटेटेड आई से देखती है, और बोलती है उसे गुस्से में कि तुम्हें क्या लगता है मेरे पास पहनने को क्या है जो मैं ऐसी बड़ी पार्टी में पहन सकूं? अब पार्टी में जाना तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि घर के कपड़े पहन के तो जाएंगे नहीं, और इतनी बड़ी पार्टी है तो कोई नॉर्मल कपड़े भी नहीं पहन सकते, तो कुछ स्पेशल ड्रेस ही लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो उसका भी कहना सही है कि अब कैसे पहन के जाएंगे, तो कैसे जाएंगे। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, अब ये तो उसने सोचा ही नहीं था। ही स्टैमर्ड, उसने थोड़ा घबरा कर बोला, वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी। ही वॉज साइलेंट, stupefied in dismay at the sight of his wife weeping. He stammered, what's the matter, what's the matter? अब वो थोड़ा घबरा के बोला, अरे वो जो ड्रेस तुमने उस दिन पहनी थी ना जब हम थिएटर गए थे, मुझे तो वो ड्रेस बहुत अच्छी लगी थी, उसमें तो तुम मुझे बहुत सुंदर दिख रही थी, तो तुम वही पहन लेना। अब वो चुप हो जाता है, उसको लगता है कि भाई कुछ तो बोल दिया, और वो थोड़ा स्टूपिड वाली बात भी कर रहा है कि वो मतलब वो ड्रेस पहन के जाएगी जो वो थिएटर में बहुत मामूली सी ड्रेस पहन कर गई होगी। वो मतलब जब भी ये लोग थिएटर जाते हैं वो ड्रेस पहन के जाएगी जो अक्सर वो पहना करती है, उसके लिए तो कुछ नया ड्रेस होना चाहिए ना। तो ये देख कर ना, मतलब ये जो है मटिल्डा, हाँ नाम तो पता है हमें इसका, मटिल्डा ही नाम है। सो मटिल्डा और ज़्यादा रोने लग जाती है। अब उसका पति थोड़ा और घबरा के पूछता है, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, रो क्यों रही हो? तो ये सुनकर मटिल्डा रो पड़ती है, और उसका पति काफ़ी परेशान होकर पूछता है कि अब क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? बाय अ violent effort she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. Nothing, only I have no dress, and consequently I can't go to this affair. Give your card to some colleague whose wife is better fitted out than I. अब वो उसको गुस्सा तो बहुत ज़ोर से आ रहा है, लेकिन फिर भी वो अपना गुस्से को, अपने वेक्सेशन को कंट्रोल करती है, और बहुत ही काम वॉइस में बोलती है, अपने आंसुओं को, अपने चिक्स जो उसके आंसू उसके गाल पर आ गए होते हैं ना रोते हुए, उनको साफ़ करके बोलती, कहती कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे, अब मेरे पास जैसे कि अब कोई ड्रेस नहीं है, तो मैं तो यहाँ पे नहीं जा सकती, इस डिनर पर, इस पार्टी में तो मैं नहीं जा सकती। तुम ऐसा करो, ये कार्ड अपने किसी कलीग को दे दो जिसकी वाइफ के पास ज़्यादा अच्छा ड्रेस हो, जिसकी वाइफ मुझसे ज़्यादा बेहतर हो, मतलब मुझसे ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनती हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके बाद बेचारी के पास कपड़े नहीं हैं। वो यही कह देती कि भाई कुछ नहीं हुआ, मेरे पास पहनने के लिए ड्रेस नहीं है, इसलिए मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती, अपना कार्ड किसी और को दे दो जहाँ जिसके घर की बीवी अच्छे कपड़े पहनती हो। मतलब एक तरह से ताना भी मार रही है अपने वाइफ को, अपने हस्बैंड को। चलिए आगे पढ़ते हैं। ही वॉज ग्रीव बट आंसर, लेट अस सी मटिल्डा, हाउ मच वुड बी अ सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल। अभी ये सुन के ना इसका पति काफ़ी ग्रीव्ड हो जाता है, काफ़ी दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है, लेकिन बोलता है कि ठीक है मटिल्डा, चलो देखते हैं कि एक नया ड्रेस, तुम्हें एक सिंपल ड्रेस बनवाने में कितना पैसा लगेगा। वो पूछता है उससे, अगर कुछ ऐसा हुआ, मतलब इस तरह के ओकेजन के लिए अगर हम ऐसा कुछ ले लें, मतलब तुम्हें एक सिंपल ड्रेस बनवाने में कितना पैसा लगेगा, अगर कुछ मतलब मैं कुछ अगर कर पाऊँ तो हम चलेंगे। तो वो उसको एक तरह से होप देते हैं कि चलो ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड, थिंकिंग ऑफ अ सम दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग with it an immediate refusal and frightened exclamation from the economical clerk. अब वो देखती है कुछ सेकंड के लिए कि वो मटिल्डा कुछ देर तक सोचती रहती है, उसके दिमाग में यही सब चल रहा होता है
कि वो मतलब वो ऐसी मतलब वो ऐसा कितना पैसा मतलब वो इतना पैसा तो बोले कि जो ज़्यादा भी ना हो और उसका पति तुरंत दे भी दे, मतलब इतना पैसा तो मांगे। अब उसको ये भी था कि अगर वो ज़्यादा पैसे मांग मांग लेगी, भाई ड्रेस तो महंगा भी आ सकता है, तो उसका पति फिर तुरंत मना कर देगा। वो ये सोच रही कि मैं कितने पैसे बोलूँ इसको कि भाई कितने पैसे लगेंगे। कम पैसे मांगूंगी तो ड्रेस नहीं आएगा, ज़्यादा मांग लिए तो ये शायद मना कर देगा मेरा हस्बैंड, तो ऐसे कितने पैसे मांगे। तो वो थोड़ा सोच रही थी। फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेशन a voice is sorry finally she said in a hesitating voice, I can't tell exactly, but it seemed to me that 400 francs ought to cover it. अब क्या हुआ है कि फाइनली वो थोड़ा हेजिटेट होके बोलती है अपने हस्बैंड को, हिचकिचाते हुए, कि मैं ठीक से तो नहीं कह सकती कितना पैसा लगेगा, पर हाँ ऐसा लगता है कि 400 फ्रैंक काफ़ी होंगे एक नए ड्रेस के लिए। अब उसने पैसे तो बोल दिए हैं। सो ही टर्न अ लिटिल पेल, फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. Nevertheless, he answered, very well, I'll give you 400 francs, but try to have a pretty dress. अब ये सुनकर उसका पति का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, क्योंकि उसने यही पैसा अपने लिए बचाया था। उसका प्लान था कि अगली गर्मी में एक गन खरीदेगा ताकि अपने उन दोस्तों के साथ जा सके जो संडे को हंटिंग के लिए जाते थे। तो उसने सोचा था। फिर भी उसने कहा कि चलो, अपनी वाइफ को कहा कि ठीक है मतलब फिर भी वो नेवरदलेस उसने सोचा कि चलो मैं अपनी वाइफ के लिए थोड़ा सेक्रीफाइस करता हूँ, और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दे दूँगा, और पर तुम एक अच्छी सी ड्रेस लेना, ड्रेस अच्छी सी आनी चाहिए। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, Madame Loisel seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, "What's the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days." अब एक दिन क्या होता है, मतलब अब सॉरी एक दिन नहीं, जो जिस दिन पार्टी का दिन था, मतलब बॉल पार्टी का जो दिन पास आने लगा, और अब ये उदास है, परेशान और बेचैन सी लग रही है। हालांकि उसकी नई ड्रेस लगभग तैयार ही हो चुकी है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी उदास है। इसका हस्बैंड इसको पूछता है, मतलब इसका पति बोलते हैं कि क्या हो गया, तुम पिछले 2-3 दिन से थोड़ी परेशान दिख रही हो, कुछ अलग बिहेव कर रही हो। As she responded, I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty-stricken look. I would prefer not to go to this party. अब ये फिर से कहती है उदास होकर कि मुझे ना बुरा लग रहा है कि मेरे पास एक भी ज्वेलरी नहीं है अपने आप को सजाने के लिए। पार्टी में सब अमीर औरतें आएंगी और उनके बीच से मैं गरीब ही दिखूंगी। मुझे ऐसी शक्ल लेकर पार्टी में जाना पसंद नहीं। अब ड्रेस तो तुमने दिला दी है, लेकिन ज्वेलरी भी तो चाहिए, उसका क्या। वो रिप्लाई देता है, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चिक। तो वो उसको आइडिया देता है कि तुम ना कुछ नेचुरल फूल पहन के चलो, इस सीज़न में ना फूल आ भी रहे हैं तो काफ़ी स्टाइलिश लगेगा। She was not convinced. No, she replied, there's nothing more humiliating than to leave me to have a shabby air in the midst of rich women. अब ये मानती नहीं और कहती है कि नहीं, ये तो बेइज्जती होगी मेरी, कि मतलब ये तो बेइज्जती होगी कि मैं गरीब जैसी लगूँ और बाकी सब अमीर औरतें चमक रही हूँ। अब ज्वेलरी है, डायमंड चमक रहा है सबके, और मेरे बॉडी पर फूल होंगे, तो अब तो नहीं, अब वो कैसे जा सकती है। Then her husband cried out, "How stupid we are! Go and find your friend Madame Forrester and ask her to lend you her jewels." अब उसका पति ने एकदम से बोल पड़ता है कि अरे हम कितने बेवकूफ़ हैं, तुम अपनी दोस्त मदाम फॉरेस्टर के पास जाओ ना, उससे कुछ गहने उधार मांग लो, वो तो बहुत अमीर है। ये वही शायद उसकी अमीर फ्रेंड है। अब शी uttered a cry of joy. "It is true," she said. "I had not thought of that." अब वो बड़ी खुशी से चीखती है कि अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये तो सही बात है, मैं तो इसके बारे में सोच ही नहीं पाई कि मैं उससे ले लेती हूँ। द नेक्स्ट डे शी टुक herself to her friend's house, related her story of distress. मदाम फॉरेस्टर, ये शॉर्ट फॉर्म है मदाम का, went to her closet, took out a large jewel case, brought it and opened it and said, "Choose my dear." बड़ी अच्छी फ्रेंड है भाई इसकी। अब नेक्स्ट डे ये चली जाती है अपनी फ्रेंड के घर पर, मदाम फॉरेस्ट्री घर जाती है और अपनी परेशानी उसको बताती है।
अब वो क्या करती है, वो अपनी अलमीरा की तरफ जाती है, अपने क्लोजेट की तरफ जाती है, एक बड़ा सा ज्वेल बॉक्स लेकर आती है और उसे खोलती है और बोलती है, वो तो खोल कर कहती है कि इसमें से चूज़ कर लो माय डियर, मेरी प्यारी दोस्त, अपनी पसंद का ले लो जो तुम्हें पसंद है। शी saw at first some bracelets, then a collar of pearl, and then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. She tried the jewels before the glass, hesitated, but could neither decide to take them nor leave them. Then she asked, "Have you nothing more?" अब पहले तो वो कुछ ब्रेसलेट्स देखती है, फिर मोतियों का कुछ नेकलेस देखती है, पर्ल नेकलेस देखती है, फिर एक वेनेशियन क्रॉस देखती है गोल्ड का, जो सोने का था और काफ़ी खूबसूरत उस पर डिज़ाइन था, मतलब काफ़ी सुंदर था वो भी, तो उसको देखती है। एंड शी ट्राइड द ज्वेल बिफोर द ग्लास। सो वो कुछ गहने मतलब आईने के सामने बैठकर पहन कर देखती है, पर वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, वो डिसाइड नहीं कर पाती कि क्या ले और क्या छोड़ दे। फिर वो पूछती है अपनी फ्रेंड से कि तुम्हारे पास और भी कुछ है क्या, मतलब इसके अलावा मैं इसमें समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या लेना चाहिए, कुछ भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा और कुछ भी बहुत बेकार भी नहीं लग रहा। अगर बहुत बेकार चीज़ें ऑप्शन में हो या बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ ऑप्शन में हो ना, तो चूज़ करना आसान होता है। बहुत बेकार को इजीली छोड़ दोगे, बहुत अच्छे को एकदम चूज़ कर लोगे, तो अभी सब कुछ एक जैसा सही है तो चूज़ करनी मुश्किल हो रही है। तो पूछती कि तुम्हारे पास कुछ और है क्या। वाई येस, लुक फॉर योर सेल्फ, आई डोंट नो वॉट विल प्लीज़ यू। अब मैदाम फॉरेस्टर बोली, हाँ क्यों नहीं, तुम खुद देख लो, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद आएगा। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सेटिन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स। हर हैंड्स ट्रेम्बल एज शी टुक इट आउट। अब अचानक उसकी नज़र एक ब्लैक सैडन बॉक्स पर पड़ती है, उसमें एक बहुत ही सुंदर डायमंड का नेकलेस होता है। उसको हाथ लगाने में उसके हाथ काँप गए, जब उसने उसको उठाया ना उसके हाथ एकदम ट्रेम्बल्ड हो गए। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वॉज एस्थेटिक। वो नेकलेस उसने अपनी गर्दन पर पहना और अपनी ड्रेस के साथ देखा। वो खुशी से पागल सी हो गई क्योंकि बहुत ही सुंदर ड्रेस था, जैसे उसका एक सपना पूरा हो गया हो। देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंग्जाइटी, कैन यू लेंड मी दिस, कैन यू लेंड मी दिस, ओनली दिस। वाई येस सर्टेनली। अब उसने घबराते हुए हिचकिचाते हुए बहुत भारी आवाज़ में पूछा, मतलब हिचकिचाहट वाली आवाज़ में पूछा कि क्या तुम मुझे नेकलेस उधार दे दोगी, सिर्फ यही, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो उसकी फ्रेंड ने बोला, मैडम फॉरेस्टर ने बोला मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ले लो तुम इसको, तुम्हें पसंद आता है तो ये। हाँ आगे बढ़ते हैं। सो आपने देखा कि अब मटिल्डा का तो बिल्कुल सपना पूरा हो गया, मतलब एक ड्रीम नेकलेस उसको मिल गया। She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. अब वो अपनी दोस्त के गले लग गई, उसे काफ़ी फीलिंग से भरे अंदाज में थैंक यू कहा, मतलब काफ़ी फीलिंग्स के साथ उसे थैंक यू बोला और थैंक यू कहा और खुशी खुशी अपना ट्रेजर, अपना खजाना यानी कि वो नेकलेस लेकर घर आ गई। The day of the ball arrived. Madame Loisel was a great success. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling, and full of joy. All men, all the men noticed her, asked her name, and wanted to be presented. पार्टी का दिन आ गया। अब वो पार्टी में गई, वो सुंदर सा ड्रेस और वो सुंदर सा नेकलेस पहन के, और पूरी छा गई वो, तो मतलब पार्टी में बिल्कुल उसको एकदम छा गई। सब उसको देख रहे थे, वो सबसे ज़्यादा सुंदर दिख रही थी, सबसे ज़्यादा एलिगेंट दिख रही थी, सबसे ज़्यादा ग्रेशियस दिख रही थी, चार्मिंग दिख रही थी, स्माइलिंग थी, वो हर टाइम पर फुल ऑफ जॉय थी। कॉन्फिडेंस आ गया ना उसके अंदर। सारे मैन ने उसको नोटिस किया, उससे उसका नाम पूछा, तो काफ़ी अच्छा था, मतलब वो काफ़ी एलिगेंट दिख रही थी, सबसे ज़्यादा सुंदर, हंसी खुशी से भरी हुई, एकदम चमक रही थी। सब उसको देख रहे थे, उसका नाम पूछने लगे, उससे मिलना चाहते थे और वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई। तो बड़ा खुशी का टाइम है इसके लिए। शी डांस विद एंथुजियाज्म, इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमिरेशन, दिस विक्ट्री सो कम्प्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट। अब वो बड़े जोश और खुशी में डांस कर रही थी, उसका दिल सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, लोगों की तारीफ़, उसकी एडमिरेशन, और जो उसको जीत मिली थी आज, वो सब सोच रही थी। ये जीत उसके लिए सबसे
सबसे कंप्लीट थी और काफ़ी स्वीट थी, मतलब बहुत अच्छी, सबसे मीठी थी उसके लिए ये जीत। शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग। सुबह 4 बजे ये घर गई है। हर हस्बैंड हैड बीन half asleep in one of the little saloons since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. अब सुबह के लगभग 4 बजे ये पार्टी ख़त्म करके घर के लिए निकले। तब तक उसका बेचारा पति 12 से ही एक छोटे मतलब इसका हस्बैंड काफ़ी थक गया था और 12 बजे से ही इसको सोने की कोशिश, इसको नींद आ रही थी। और मतलब इसके साथ 2-3 और भी ऐसे लोग थे जो मतलब दूसरे जेंटलमैन भी थे, उनको भी काफ़ी नींद आ रही थी, लेकिन उन सबकी वाइफ्स बहुत ही इंजॉय कर रही थी पार्टी को, और ये मटिल्डा भी कर रही थी। He threw around her shoulder and the modest wrap they carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. अब उसके पति ने उसके कंधों पर वो पुराना और सस्ता शॉल डाल दिया जो उसके पास था, लेकिन वो शॉल उसके शानदार पार्टी ड्रेस के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था। मतलब गरीबी और शान एक साथ दिख रही थी। वो शॉल पुराना था, वो गरीबी का सिंबल था, वो ड्रेस, वो नेकलेस अमीरी का सिंबल था। तो एक साथ तो अच्छा नहीं लगेगा। शी विश टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस बाय द अदर वुमेन हु वर रैपिंग देमसेल्व्स इन रिच फर्स। अब जैसे उसके पति ने उसके ऊपर शॉल डाला, वो बहुत जल्दी जल्दी से पार्टी हॉल से निकलना चाहती थी ताकि दूसरी औरतें उसकी वो पुरानी शॉल ना देख ले, क्योंकि उन दूसरी औरतों ने तो महंगी फर रैप्स पहनी हुई थी और इसकी जो शॉल थी वो बहुत ही चीप थी। तो ये सब देख कर उसे बेइज्जती ना लग जाए, मतलब कोई इसकी बेइज्जती नहीं कर दे, इस वजह से फटाफट उस पार्टी हॉल से निकलना चाहती थी। लॉयज़ल डिटेन्ड हर। वेट, सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। अब उसका पति बोला, रुको मैं एक कैब बुलाता हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंड द स्टेप्स रिपीटली. When they were in the street, they found no carriage, and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. लेकिन वो तो उसका पति ने बोला कि चलो रुको मैं कैब बुलाता, पर वो अपनी पति की बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो तुरंत सीधी सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ गई ताकि कोई उसे देख ना ले। तो जब वो स्ट्रीट में थे, इनको कोई गाड़ी नहीं मिली, दूर दूर तक कोई भी कोच वाला कुछ नहीं था, पर सब मतलब कोई कुछ भी नहीं था, सब बिज़ी थे। दोनों ने गाड़ी बुलाने की कोशिश की, पर वो हाथ खा मतलब नहीं मिला, इनको कुछ भी नहीं मिला। रात के इतने मतलब सुबह के 4 बजे क्या ही मिलेगा इनको। इनको दूर दूर तक मतलब कुछ ना कुछ दिख भी जाता था, कोई कोच दिख भी जाता था, लेकिन सब में लोग बैठे थे। दोनों ने गाड़ी बुलाने की कोशिश की, पर हाथ खाली रहा, मतलब कुछ मिला नहीं इनको। दे वॉकड अलोंग टूवर्ड द रिवर होपलेस एंड शिवरिंग. फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल. फिर दोनों निराश होकर ठंड से काँपते हुए नदी की तरफ चलने लगे। आखिरकार उन्होंने एक पुरानी सी घिसी पिटी सी गाड़ी मिली जो रात के वक्त पेरिस की सड़कों पर चलती थी. It took them as far as their door, and they went wearily up to their apartment. It was all over for her, and on his part, he remembered that he would have to be at office by 10 o'clock. अब वो गाड़ी उन्हें घर तक ले गई। दोनों काफ़ी थके हारे अपने अपार्टमेंट में चले गए। अब मदाम लॉयज़ल के लिए रात काफ़ी मैजिकल थी, लेकिन अब इस रात का मैजिक ख़त्म हो चुका था, क्योंकि अब उसके पति के लिए अब सिर्फ एक ही बात ज़रूरी थी, सुबह 10 बजे उसको ऑफिस पहुंचना है। पार्टी तो हो गई ठीक है, लेकिन अब सुबह 10 बजे ऑफिस तो जाना है। शी रिमूव द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर बिफोर द ग्लास फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन ग्लोरी. सडनली शी अटर्ड अ क्राई. हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक. अब फाइनली इसने आईने के सामने खड़े होकर अपना शॉल उतारा ताकि एक लास्ट टाइम अपनी शान का नज़ारा देख ली, वो ड्रेस और वो महंगा नेकलेस देख ले। लेकिन जैसे ही इसने देखा तो ये एकदम चीख पड़ी, रोने लगी ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि इसकी गर्दन में वो नेकलेस नहीं था। बताओ, दूसरे का इसने डायमंड नेकलेस खो दिया। बड़ा बुरा हुआ भाई। तो आप यहाँ पे हम देखते हैं कि कहानी एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट लेती है यहाँ से, जहाँ सपनों की पार्टी रियलिटी की दर्दनाक मुश्किल बन जाती है। अब देखते हैं, इतना महंगा हार है, डायमंड नेकलेस है, कैसे पे करेगी ये उसको, तो कैसे वापस करेगी ये हार उसको। सो लॉयज़ल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस आस्क्ड व्हाट्स द मैटर. इसके हस्बैंड जो कि हाफ अनड्रेस हो चुका था, उसने पूछा क्या हुआ. शी टर्न टूवर्ड्स हिम एक्साइटेडली. वो इसकी तरफ मुड़ी. आई नो लॉन्गर हैव मदाम फॉरेस्टर्स नेकलेस. बहुत हिचकिचाहट से डर डर के बोल रही थी कि मेरे पास उसका नेकलेस नहीं है.
ही अरोज इन डिसमे, वो भी बेचारा बहुत दुखी हो गया. व्हाट हाउस दैट, इट्स नॉट पॉसिबल, कि ये हुआ कैसे, तो पॉसिबल ही नहीं है. एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक, इन द पॉकेट्स, एवरीवेयर दे कुड नॉट फाइंड इट. अब इन्होंने सब जगह देखा, ड्रेस में देखा, क्लॉक में देखा, पॉकेट्स में देखा, हर जगह देखा, पर इनको नहीं मिला. ही आस्क्ड, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, मतलब तुम श्योर हो जब हम मिनिस्टर के घर से निकले थे तब तुम्हारे गले में था वो हार. येस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट, कहते जैसे हम निकले थे ना वहाँ से तब मुझे फील हो रहा था. बट यू हैव लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, मतलब अगर तुमने वो जो नेकलेस है, अगर तुमने वो उसको खोया हो स्ट्रीट में, तो वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब. कहते हो सकता है वो कैब में रह गया हो. कहते येस इट इज़ पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर. कहते हाँ पॉसिबल तो हो सकता है, शायद वो उस कैब में रह गया हो, तो तुमने नंबर लिया था कैब का. कहते नहीं वो तो नहीं लिया. डिड यू नोटिस व्हाट इट वॉज, मतलब तुमने क्या नोटिस किया वो नंबर क्या था उस कैब का. अब वो कहते हैं नहीं. दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, निराश हो जाते हैं बिल्कुल. फाइनली लॉयजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, अब इसका पति फिर से अपने कपड़े पहन लेता है. कहता है आई एम गोइंग ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट. कहता है मैं वापस जा रहा हूँ जहाँ जहाँ से हम आए थे, वहाँ से वापस जा रहा हूँ मैं, देखते कहीं तो मिल ही जाएगा मुझे, मैं ढूंढ लूँगा. एंड ही वेंट, शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड. अब वो चला जाता है, वो अभी भी अपने उस इवनिंग गाउन में रहती है, अब उसको बेड पे जाने का मन नहीं करता. Towards 7 o'clock her husband returned. He had found nothing. अब मतलब हमने पढ़ा कि वो अपनी पार्टी वाली ड्रेस में बैठी थी, उसके पास उसको बेड पे जाने का मन भी नहीं कर रहा था. अब वो बहुत थकी थी, मतलब वो बस थकी थी, लेकिन बहुत ही गम में डूबी हुई थी कि उसने अपनी फ्रेंड का नेकलेस खो दिया. अब सुबह के 7 बजे जब उसका पति वापस आता है तो पूरी रात ढूंढने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता, नेकलेस का कोई अता पता नहीं चला. He went to the police, to the cab offices and put an advertisement in the newspaper offering a reward. वो पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाता है, कैब ऑफिस में जाके पूछता है, अखबार में एक एडवर्टीजमेंट भी छपवाता है कि जो भी नेकलेस लौटाएगा उसे इनाम दिया जाएगा. She waited all the day in a state of bewilderment before this frightful disaster. Loisel returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. तो मदाम लॉइजल पूरे दिन एक अजीब सा शौक और घबराहट में बैठी रहती है. उसके लिए एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर था जो उसकी ज़िंदगी पलट देने वाला था. ये लोग तो वैसे भी क्लर्क हैं, इनकी कोई ज़्यादा सेविंग है भी नहीं, और एक डायमंड नेकलेस जो बहुत महंगा आता है, अब वो उनको रिटर्न करना है ना उसको, सबसे बड़ी बात तो. ही सेड राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैप्स और द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, दैट विल गिव अस टाइम. अब वो कहता है उसको कि मतलब शाम को मिस्टर लॉय से जब वापस आया तो उनका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ा हुआ था. बेचारे ने पूरी कोशिश कर ली थी लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला था. फिर उसको एक आइडिया आया, उसने अपनी वाइफ से कहा कि अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिखो, उसमें लिखो कि नेकलेस का ना हुक टूट गया है, क्लैस्प मतलब हुक टूट गया है और तुम उसे रिपेयर करवा रही हो, इसमें थोड़ा वक्त मिल जाएगा, हम शायद ढूंढ कर वापस दे देंगे. शी रोट एज ही डिक्टेटेड, तो उसने लिखा जैसे जैसे उसके पति ने उसको डिक्टेट किया, मतलब इसने अपने पति के कहने पर वो ऐसी चिट्ठी लिख दी अपनी फ्रेंड को. एट द एंड ऑफ अ वीक दे had lost all hope, and Loisel, older by 5 years, declared, "We must replace this jewel." अब एक हफ्ते बाद भी जब कुछ नहीं मिला इनको, तब दोनों ने पूरी उम्मीद छोड़ दी. फिर मिस्टर लॉइजल ने थोड़े ही दिनों में 5 साल बूढ़े लगने लगे. मतलब ये जो मिस्टर लॉइजल है ये थोड़े ही दिनों में 5 साल इसकी उम्र बढ़ गई, मतलब डिप्रेशन में चला गया ना, ये बहुत स्ट्रेस था. उन्होंने कहा कि अब हमें ये हार रिप्लेस करना ही पड़ेगा, मतलब हमें इसके बदले कोई और ज्वेलरी लेनी पड़ेगी. In a shop of Place Royal, they found a chaplet of diamonds which seemed to them exactly like the one they had lost. It was valued at 40,000 francs. They could get it for 36,000. अब वो एक शॉप पे जाते हैं, वहाँ उन्हें एक ऐसा डायमंड नेकलेस मिल जाता है जो ओरिजिनल जैसा ही लग रहा था. उसकी कीमत 40,000 फ्रैंक्स थी, पर बार्गेनिंग करके 30,000 फ्रैंक्स में उन्हें मिल गया, मतलब ख़रीद लिया. So Loisel possessed 18,000 francs which his father had left him,
had left him, and he borrowed the rest. He made ruinous promises, took money from usurers and the whole race of lenders. Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs. अब मिस्टर लॉयजल के पास अपने फादर की दिए हुए 18,000 फ्रैंक्स थे, बाकी 18,000 उन्होंने उधार लिए, और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रॉमिसेस किए मनी लेंडर्स से, मतलब अलग अलग लोगों से, मतलब अलग अलग जो लोग हैं जो पैसे उधार देते हैं उनसे पैसा उठाया इंटरेस्ट पे। फिर वो 36,000 फ्रैंक्स लेकर ज्वेलर के पास गए, वहाँ पे 30,000 फ्रैंक्स रखे और वो नेकलेस ले लिया। When Madame Loisel took back the jewels to Madame Forrester, the letter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." अब वो उसको थोड़ा फ्रिजिड टोन में कहती है, मतलब जब ये लेके गई ना अपनी फ्रेंड के पास, मिसेस फॉरेस्ट मदाम फॉरेस्टर के पास, तो उसने थोड़ा ठंडे और नाराज़ अंदाज में कहा कि तुम्हें ये मुझे थोड़ा पहले लौटा देना चाहिए था, शायद मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती, मतलब शायद मुझे भी पार्टी में जाना पड़ता। कहानी में असली ट्रेजेडी यहीं से शुरू होती है। लॉयजल पैसे उधार लेता है, मतलब लॉयजल के ऊपर उधार का पहाड़ हो गया है, पहाड़ चढ़ गया है। साल दर साल की जो कई सालों की मेहनत और एक छुपी हुई ट्रुथ जो मतलब इसकी सारी इनकम, इसकी सारी सेविंग्स यहाँ लग गई, ऊपर से कर्जदार हो गया लोगों का। चलिए आगे पढ़ते हैं। मदाम फर्स्ट डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मदाम लॉयजल फियर्ड शी वुड. What would she think if she would perceive the substitution? What should she say? Would she take her for a robber? अब जब मदाम लॉयजल ने नेकलेस वापस किया तो उससे सबसे बड़ा डर ये था कि कहीं ये मिस मदाम फॉरेस्टर बॉक्स को खोल नहीं ले, मतलब नेकलेस चेक करेंगी। अगर उसने देख लिया कि नेकलेस बदल दिया गया है तो वो क्या सोचेगी, क्या वो उसे चोर समझेगी। लेकिन मदाम फॉरेस्टर ने बॉक्स खोला ही नहीं, तो ये थोड़ा सा इसको रिलीफ मिला। Madame Loisel now knew the horrible life of necessity. She did her part, however, completely, heroically, and it was necessary to pay this frightful debt. She would pay it. They sent away the maid. They changed their lodgings. They rented some rooms in an attic. अब मिस मदाम लॉयजल को गरीबी और संघर्ष भारी, मतलब गरीबी और संघर्ष भरी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। उसने अपना हिस्सा पूरी हिम्मत के साथ निभाया। नेकलेस का कर्ज चुकाना ज़रूरी था, तो उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसको पे करेगी, और इसीलिए उसने अपनी नौकरानी को निकाल दिया, जो उसके पास मेड थी उसको भी निकाल दिया, अपना बड़ा घर छोड़ दिया, और मतलब अपना बड़ा घर छोड़ के खुद छत वाले कमरे में शिफ्ट हो गई। बाकी सारा उसने बेच दिया या किराए पे दे दिया होगा, कुछ तो किया ही होगा। शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ अ किचन. शी वॉश द डिशेज. शी वॉश द सॉइल डाइनिंग, देयर क्लोथ्स, dish clothes which she hung on the line to dry. She took down the refuse to street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath and the clothed like a woman of the people. She went to the grocers and butchers and fruiterers with her basket on her arm, shopping, haggling to the last sou of her miserable money. अब है इसकी लाइफ में असली स्ट्रगल। तो देखा जाए तो मदाम लॉयजल ने किचन का गंदा काम करना सीखा, मतलब सारे बर्तन साफ़ करना, गंदे कपड़े धोती थी वो, उन्हें सुखाने के लिए बाहर लटकाती थी। ये सारे काम पहले उसकी नौकरानी करती थी, वो खुद करती है। सुबह रोज़ कचरा जो होता है गार्बेज वो नीचे लेकर जाती, पानी के लिए बाल्टियाँ ऊपर लेके आती, और हर फ्लोर पर मतलब थक कर रुक जाती हर, क्योंकि उसका घर जैसे ऊपर की तरफ था तो इतना सारा पानी लेकर उसे आदत भी नहीं थी, तो जब एक फ्लोर पर चढ़ती, थोड़ा रेस्ट करती, थक जाती ना, तो लेके जाती। और वो आम औरत की तरह बाज़ार जाती थी, सब्ज़ी वगैरह लेकर आती थी, जो भी चीज़ें हैं, मतलब वो ग्रॉसर की शॉप पे भी खुद जाती, बुचर की शॉप पे मतलब मटन लेने, मीट लेने भी जाती, फ्रूट्स लेने भी खुद ही जाती, मतलब वो आम लोगों की तरह बाज़ार जाती थी, वेजिटेबल्स लेने, नॉन वेज लेने, फल ख़रीदने सब जाती। हाथ में उसकी एक टोकरी होती, और वो हर पैसा, ये ना लास्ट 100, ये करेंसी, जैसे हमारे यहाँ पैसा होता है ना, रुपीज़ और पैसा, ये पैसा है, मतलब हर पैसा बचाने के लिए भाव ताव करती, बार्गेनिंग करती वो, क्योंकि उसके पास पैसे बहुत कम थे। Her husband worked evenings putting the books of some merchants in order, and nights he often did copying at 5 sous a page.
सो उसका पति भी शाम को मर्चेंट्स के का यहाँ काम करता, मतलब अपनी नौकरी के अलावा भी और वो काम करता, अकाउंट्स लिखता और रात को कागज़ की कॉपी बनाता और एक पेज के 5 सॉस लेता, ये करेंसी है वो लेता ये। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स। ऐसे 10 साल तक चली उनकी दुख भरी ज़िंदगी, 10 साल तक चली। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स दे हैड सॉर्टेड ऑल। और 10 साल में इन्होंने, मतलब 10 साल ऐसा पूरा कठिन जीवन जीने के बाद, 10 साल की 10 साल तक खून पसीना बहाने वाली मेहनत के बाद उन्होंने अपना कर्ज पूरा कर दिया। 10 साल बहुत बड़ा जीवन होता है अगर देखा जाए तो। मदाम लॉइजल सीम्ड ओल्ड नाउ। अब ये मदाम जो इतनी सुंदर दिखती थी अभी थोड़ी बूढ़ी होने लग गई, दिखने लग गई, क्योंकि स्ट्रेस भी काफ़ी रहा, खुद पे ध्यान नहीं दिया, बहुत ज़्यादा काम किया। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग and hard woman, the crude woman of the poor household. Her hair badly dressed, her skirts awry, her hands red. She spoke in a loud tone and washed the floors with large pails of water. सो अब मदाम लॉयज़ल एक बुढ़ी और थकी हुई औरत लगती थी। उसके बाल भी बिगड़े हुए थे, कपड़े भी उलझे हुए, हाथ उसके लाल हो गए थे काम कर कर के। उसकी आवाज़ भी बहुत तेज़ हो गई थी और वो बड़ी बड़ी बाल्टियों में पानी ले जाकर फ्लोर्स साफ़ करती थी। But sometimes when her husband was at the office, she would sit herself before the window and think of that evening party of the former times, and of that ball where she was so beautiful and so flattered. और जब भी उसका पति जब ऑफिस में होता तो वो खिड़की के पास बैठकर उस पार्टी को याद करती थी जहाँ वो एक रात के लिए सबसे सुंदर और सबसे पसंदीदा, सबसे ज़्यादा फ्लैटर्ड औरत बन गई थी। और अब देखो, और वो उसी रात की वजह से अब ये इसकी लाइफ ये रही हो गई है। मतलब वो रात उसे कितनी कितनी एक्सपेंसिव पड़ गई, कितनी की उसकी कॉस्ट आज तक ये कर रही है। हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। मतलब वो सोचती कि अगर नेकलेस खोया ही नहीं होता तो ज़िंदगी कैसी होती। हु नोज़ हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, हाउ स्मॉल अ थिंग विल ruin और सेव वन। तो कहते हैं कि कौन जाने ज़िंदगी कब कितनी अजीब और बदलाव से भरी होती है। एक छोटी सी बात इंसान की ज़िंदगी को बना भी सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। तो वो नेकलेस ही ना लिया होता, ये ऐसे ही चली जाती पार्टी में, या नेकलेस खोया ना होता तो आज ज़िंदगी कुछ और होती, लेकिन इसको खुश तो ये थी ही नहीं। One Sunday, as she was taking a walk in the Champs-Élysées, so ये बहुत ही अप्रोच करती है इसको इसका नाम से बुलाती है, तो इसकी फ्रेंड इसको ये बता नहीं पाती। इसको लगता है कि ये गलत कर रही है, मतलब गलत इंसान को बात कर रही है, क्योंकि वो तो उसको पहचान नहीं पा रही है। बट ये कहती है कि मैं तो आपको नहीं जानती, आपको लगता है गलतफहमी हुई है। तो ये बताती है मेरा नाम मटिल्डा लॉइजल है। अब इसकी फ्रेंड जो है वो थोड़ी एस्टॉनिशमेंट में क्राई करती कि अरे तुम मेरी फ्रेंड, मतलब तुम तो इतनी बदल गई, इतनी कैसे बदल गई तुम। अब देखते हैं कि इसको कुछ बताएगी सच कुछ, और देखते हैं इसको क्या रिस्पॉन्स देगी। देखते हैं आगे। Yes, I have had some hard days since I saw you, and some miserable ones, and all because of you. अब वो उसको बोलती है कि हाँ, तुमसे मिले हुए मुझे बहुत मुश्किल, मतलब मुझे बहुत मुश्किल और दुख भरे दिन गुजारने पड़े, और ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तो वो कहती है बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट, मतलब मेरी वजह से। मतलब ये थोड़ी हैरान होकर पूछती है वो मैदाम फॉरेस्टर कि मेरी वजह से कैसे, मैंने ऐसा क्या किया। कहती यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वेयर टू मिनिस्टर्स बॉल। तो वो कहती है तुम्हें याद है, मतलब उसे याद दिलाती है कि तुम्हें याद है तुमने वो मुझे डायमंड नेकलेस दिया था जो मतलब मैंने जो मिनिस्टर की बॉल पार्टी में पहना था, तुमने मुझे वो अपना नेकलेस उधार दिया था। वो कहती है हाँ बिल्कुल दिया था, मुझे बिल्कुल याद है। तो वो कहती है वेल आई लॉस्ट इट। कहती मैंने तो वो खो दिया था, मतलब वो सच बताती कि वो नेकलेस मैंने खो दिया था। कहती हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी। कहती अरे वो कैसे हो सकता है, वो हैरान हो जाती है, ये कैसे, तुमने तो मुझे वो वापस किया था, तो खोया कैसे। तो कहती आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। You can understand that it was not easy for us who have nothing, but it is finished and I am decently content. अब मटिल्डा बताती कि मैंने तुम्हें वही नेकलेस वापस नहीं किया था, बल्कि उसकी जगह एक नया नेकलेस वापस दिया था, और उसका पैसा चुकाने में हमें 10 साल लग गए। तुम समझ सकती हो कि हम जैसे गरीब लोगों के लिए, जो पहले ही इतने गरीबी में थे, उनके लिए ये कितना मुश्किल था कि तुम्हें एक नया असली डायमंड नेकलेस वापस किया हमने। लेकिन अब सब ख़त्म हो गया है। अब सारा जो लोन था वो
चुकता हो गया, सब चुका दिया मैंने और अब मैं चैन में हूँ, अब मैं रिसेंटली कंटेंट हूँ। मदाम फॉरेस्टर स्टॉप शॉर्ट एंड शी सेड, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। अब मदाम फॉरेस्टर यहाँ पर रुक गए, हैरान होकर पूछा उन्होंने कि तुम ये कह रही हो कि तुमने एक डायमंड नेकलेस खरीदा था मेरे नेकलेस की जगह, तो तुम ऐसा कह रही हो क्या? तो कहती येस, यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वाज जस्ट लाइक। अब मटिल्डा बोली हाँ, तुम्हें उस वक्त महसूस नहीं किया था क्या? लेकिन दोनों हाँ एक जैसे थे ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं चल पाया, वो एग्जैक्टली सेम थे। एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपली जॉय। अब यहाँ पे जो मटिल्डा अब गर्व और सुकून के साथ मुस्कुरा रही थी, जैसे उसने एक बड़ा काम किया हो कि भाई मैंने तो तुम्हारा हार खो दिया था, बदले में तुम्हें दूसरा हार दिया, वो भी डायमंड का था, ऐसे नकली नहीं था, लेकिन वो इतना एग्जैक्टली सेम था कि तुम्हें तो पता भी नहीं चल पाया। मतलब कितना एग्जैक्टली हार ढूंढ के दिया ना मैंने तुम्हें। और वो यहाँ पे थोड़े प्राउड में है और थोड़ी खुशी में है। मदाम फॉरेस्टर वॉज टच एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड। मदाम फॉरेस्टर ने उसके दोनों हाथ पकड़े और उसके दोनों हाथ पकड़ के कहा, ओ माई पुअर मटिल्डा, मतलब ओ मेरी बेचारी सहेली मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स। वो बोली कि मेरा नेकलेस जो था वो असली डायमंड का था ही नहीं, वो तो नकली था और उसकी कीमत 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी। अब यहाँ पर इस मिस्ट्री रिवील से, इस ट्विस्ट से ये कहानी ख़त्म हो जाती है। मतलब मटिल्डा और उसके पति ने 10 साल तक मेहनत की, दुख झेले, अपनी यूथ के दिन, अपनी सुंदरता, अपनी खुशियों वाले दिन खो दिए एक नकली नेकलेस के लिए। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। और लेकिन हमें सिखाती बहुत कुछ है। ऑल्दो वो नेकलेस नकली था, लेकिन हमें ये सिखाती कि ज़िंदगी में अहंकार और ज़्यादा शो ऑफ करने की आदत इंसान को तबाह कर सकती है। कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार हो इंसान में, या बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की आदत हो, तो वो बर्बाद हो सकता है, उसको तबाह हो सकता है। और कंटेंटमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर संतुष्टि, अगर आप कंटेंट हो, तो यही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। और छोटी छोटी गलतियाँ भी, मतलब एक छोटी सी गलती या छोटा सा झूठ उसकी मतलब आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। अगर मटिल्डा ने वो नेकलेस ना लिया होता तो वो खोता ही नहीं। अब वो असली था या नकली, क्या ही फ़र्क पड़ता, वो खोता ही नहीं। वो खोता नहीं तो फिर वो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। या फिर जब वो खोया तो उसको अपनी फ्रेंड को एटलीस्ट बता देना चाहिए था, या देते समय बता देना चाहिए था कि भाई वो नेकलेस खो गया है। और अगर वो थोड़ा सच भी बता देती, हाँ मुश्किल तो था उस समय, क्योंकि वो तो उसको असली पूछ रही थी। और उसको नेकलेस बोरो करने से पहले भी पूछना चाहिए था कि इसकी वर्थ क्या है। अगर वो बातों बातों में पूछ लेती, जब उसको नेकलेस पसंद आया, वो इतनी खुश हो गई कि लेके भाग गई एकदम। अगर वो तभी पूछ लेती कि इसकी वर्थ क्या है, तो शायद वो तभी बता देती कि इसकी जो वर्थ है वो 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं है, तो इतनी ज़्यादा मुश्किल होती ही नहीं। लेकिन उसने सच नहीं कहा, वो अपनी कंडीशन में संतुष्ट नहीं थी, इससे उसको उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। सो ये कहानी यहीं ख़त्म होती है, इस बड़ी सी सीख के साथ। ये कहानी सिर्फ एक नेकलेस की नहीं थी, ये कहानी थी उस सोच की जिसमें जो हम सबके अंदर होती है, कि हमारे पास जो नहीं है हम उसके लिए हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, उसके लिए हमेशा दुखी रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, दुखी रहते हैं। लेकिन जो हमारे पास है हम उसकी कभी वर्ड समझ ही नहीं पाते हैं, हम उसको कभी केयर कर ही नहीं पाते हैं, हम उसकी इम्पोर्टेंस समझ ही नहीं पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। आपके पास जो नहीं है उसको पाने के लिए मेहनत हमेशा करें, लेकिन जो आपके पास है आप उसकी भी कदर करें। सो यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया, आपको अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और नए इंटरेस्टिंग चैप्टर्स और कहानियों के लिए, मतलब आपके सिलेबस में जो इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है उनके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।